कि अगर कोई पेशेंट किसी इमरजेंसी में है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, क्या पॉइंट्स हैं जो उनको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हॉस्पिटल का एडमिशन प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो। देखिए, एडमिशन प्रोसेस तो यूजुअली बाय एंड लार्ज हॉस्पिटल्स में स्मूथ होता है, पर एडमिशन के लिए आने के पहले जो इमरजेंसी वाली आपने बात की कि इमरजेंसी होती तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, उसमें आप भी घबराएंगे, पैनिक करेंगे, तो आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करें? मैंने कई बार देखा है कि लोगों के पास तो हॉस्पिटल्स के नंबर भी नहीं होते हैं। हाँ, ये हम जोमेटो और स्विगी और डोमिनोज का नंबर रखते हैं पर हॉस्पिटल्स का नंबर नहीं रखते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर भी काफी प्रेशर होता होगा अगर कोई इमरजेंसी पे आ जाता हो, तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उस समय? हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमको आसानी से नहीं मिलते, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम आए हैं होराइजन हॉस्पिटल और मिल रहे हैं डॉक्टर क्षितिज द्विवेदी से, जो कि एक रिनोन्ड प्रोस्टोडोंटिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ इनको हॉस्पिटल का कई सालों का एक्सपीरियंस भी। तो हेलो, वेलकम डॉक्टर क्षितिज सर, हाउ आर यू सर? बस एकदम बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया बढ़िया सर, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो सर, आज क्योंकि जो हमने एक सीरीज चालू की है जिसमें होराइजन हॉस्पिटल के बैनर के थ्रू ही हम सारे पेशेंट्स को या सारे लोगों को ये अवेयर करने वाले हैं कि क्या चैलेंजेस होते हैं हॉस्पिटल्स में और उसके साथ साथ किन चीजों से उनको अवेयर होना चाहिए, तो इसके लिए ही आज जो हमारा वीडियो है, बेसिकली आज का जो वीडियो है वो जिस टॉपिक पे है, मैं चाहता हूं हमारे व्यूवर्स को आप वो टॉपिक एक बार खुद से बताएं। टॉपिक तो अंकित वही है जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो लोगों को एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक दिक्कत है, किसी के मन में, किसी के जहन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है विच गोज अनआंसर्ड, नहीं पता है कि किससे पूछें, क्या इसका जवाब है, तो वी विल ट्राई एंड कवर ऑल द बेसिस। हम सारे सवालों का जो आपके व्यूअर्स हैं, जो जानना चाहते हैं, जो आपके मन में भी एज अ पेशेंट या एज अ फैमिली, एज अ अटेंडेंट है, आप खुल के पूछे, आई विल ट्राई एंड आंसर टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। ओके, तो सर सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो आपसे पूछूंगा, जो यूजुअली लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर कोई पेशेंट किसी इमरजेंसी में है और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, तो वहां पे जो उनके गार्जियन है या फिर जो उनके रिलेटिव्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो उनको बेसिकली ध्यान रखना चाहिए ताकि जो हॉस्पिटल का एडमिशन प्रोसेस है वो काफी स्मूथ हो, ना कि काफी चैलेंजिंग? देखिए, एडमिशन प्रोसेस तो यूजुअली बाय एंड लार्ज हॉस्पिटल्स में स्मूथ होता है, पर एडमिशन के लिए आने के पहले जो इमरजेंसी वाली आपने बात की, तो ये तो हम लोग खैर बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पता भी है हमें इस बारे में कि इमरजेंसी होती तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर पेशेंट एक इमरजेंसी सिचुएशन में है, उसमें आप भी घबराएंगे, पैनिक करेंगे, तो आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द आइडिया इज टू मेंटेन योर काम, टू स्टे कूल। ओनली देन यू कैन थिंक विद अ लेवल हेड कि हाँ, अब मुझे हॉस्पिटल में कॉल करना है या मुझे टोल फ्री एम्बुलेंस में कॉल करना है, या अगर मैं छोटा हूँ घर में तो अपने बड़े लोग को बुलाना है कि गाड़ी निकालो, लेके चलना है हॉस्पिटल। नियरेस्ट हॉस्पिटल मुझे पता होना चाहिए कौन सा है मेरा, जहां पे मैं जा सकूं, जहां पे मैं सुविधाएं अवेल कर सकूं। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के पास तो हॉस्पिटल्स के नंबर भी नहीं होते हैं, वो लोग हाँ, ये हम जोमेटो और स्विगी और डोमिनोज का नंबर रखते हैं पर हॉस्पिटल्स का नंबर नहीं रखते हैं। इसीलिए भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी पहल है, एक टोल फ्री नंबर है 108 का। जी। आपको किसी हॉस्पिटल का अगर नंबर नहीं भी याद है तो एटलीस्ट 108 आप सेव करके रखें। यू कैन कॉल अ टोल फ्री एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस आपको नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र तक लेके जाएगी, एटलीस्ट आपकी इमरजेंसी वाली सिचुएशन तो सॉल्व हो, एंड देन वी कैन मेक अ डिसीजन कि मुझे यहीं एडमिट रहना है कि कहीं और जाना है। तो सर, एक सवाल जो लोगों को और आता है कि कई बार पेशेंट अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके बाद भी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर्स प्रेफर नहीं करते उसको तुरंत ऑपरेट करना, और उस समय लोग जो हैं, जैसे हमने मूवीज में भी कई बार देखा है कि अचानक जो उनके रिलेटिव सब आते हैं कि उनका तुरंत ऑपरेशन पे लेकर जाओ, मतलब दे जस्ट वांट कि पेशेंट ने हॉस्पिटल में एंटर किया और उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ बिकॉज हालत बहुत क्रिटिकल है। हमने एक मुन्ना भाई में भी ऐसा टाइप का कुछ सिनेरियो देखा है। तो व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इट? क्या होता है उसका एक बेसिक रीजन? हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तो हमारे प्रोफेसर यूज्ड टू से द बेस्ट सर्जन्स इन द वर्ल्ड आर द वंस हु नो व्हेन नॉट टू ऑपरेट। Okay. आपने मूवी में देखा है, ग्रेज एनाटॉमी में देखा है, हिंदी टीवी सीरीज में देखा है कि गए ऑपरेशन तुरंत कर दिया। हाँ, ऐसा डिसीजन लेना ऑपरेशन करने का, चाहे वो छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, इज इटसेल्फ अ वेरी बिग डिसीजन।
You cannot rush into these decisions. There are so many head injury के cases जो कंजर्वेटिवली भी मैनेज हो जाते हैं, उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं लगती है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जो टूटा तो है पर अपनी जगह से हिला नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टूटा है तो मैं ऑपरेट कर दूंगा। वो अपनी जगह पे ही है, प्लास्टर लगा के भी काम हो जाता है। प्लस ऑपरेशन करने के पहले यू कैन नॉट गो इन ब्लाइंड। ये आपका गलत फहमी है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही कोई पेशेंट स्टेप इन कर रहा है, उसके इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, उसका अगर हेड इंजरी है तो सीटी स्कैन हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि क्या दिमाग में खून का रिसाव हुआ है, क्या रिसाव इतना हुआ है कि मुझे ऑपरेशन करना है या मुझे वेट एंड वॉच करना है। सिमिलरली विथ फ्रैक्चर्स, सिमिलरली विथ मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस विच एक लेमैन को लग सकता है कि ऑपरेशन है पर नॉट नेसेसरली ऑपरेशन हो। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आपका बिना छुरी के इस्तेमाल के, बिना ऑपरेशन थिएटर में गए, दवाई से ही अगर आपका इलाज हो जाएगा तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए वो टाइम है, दैट टाइम इज टू प्रिपेयर बोथ द पेशेंट एंड द डॉक्टर देमसेल्व्स टू कम टू अ कंक्लूजन कि मुझे इसमें ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, या वेट एंड वॉच है। कई बार ऑपरेशन करना होता है पर स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, या गंदगी बहुत ज्यादा होती है, या मरीज इन्फेक्शन में होता है, या सेप्सिस में होता है, या ब्लड लॉस बहुत हो गया होता है। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स। मैंने कई बार ये भी मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के ऊपर भी काफी एक प्रेशर होता होगा अगर कोई इमरजेंसी पे आ रहे हो तो उनकी साइकोलॉजी क्या होती है उस समय, और उसके साथ साथ एक चीज जो काफी चैलेंजिंग होती है डॉक्टर के लिए, जो मुझे लगता है वाकई होती होगी, कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो बड़े पैनिक कंडीशन में रहते हैं कि कैसे, क्या होगा, अगर किसी का बच्चा है तो क्या होगा, कैसे होगा, वो बचेगा नहीं बचेगा। उस समय जब डॉक्टर को रिलेटिव्स को डील करना होता है, अगेन लाइक सर्जरीज तो बहुत हुई हैं बट रिलेटिव्स को डील करने के लिए जो साइकोलॉजी होती है डॉक्टर की, तो उस टाइम क्या लगता है उनको, किस तरीके से वो डील करते हैं उन्हें? देखिए, प्रेशर तो नहीं होता है, ओके है ना। कोई आपके पास अगर न्यूरो सर्जन है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इट हैज टेकन 5.5 years of MBBS, 3 years of MS and 3 years of MCH। ओके वो डिग्री लेने के लिए तो इट इज 11.5 years of rigorous training ओके टू कम टू अ कंक्लूजन टू डिसाइड मुझे ऑपरेशन करना है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आके मेरे सर पे चढ़ जाएंगे और मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है और मैं फिर भी कर दूंगा। तो प्रेशर में आप नहीं कर सकते। हाँ, पेशेंट्स की काउंसलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेडिकल करिकुलम। साइकाट्री एक सब्जेक्ट है, साइकाट्री नॉट एज अ मेंटल एलिमेंट बट ऑल्सो हाउ टू डील विद द अटेंडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू थिंग्स कम विद एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं आज तुरंत फ्रेश पास आउट हूं और मुझे एक 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। टू डील विथ ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। इसीलिए लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओ, एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओ, जो पुराना हिंदी में है कि मैंने ऐसी धूप में बाल सफेद नहीं कर लिए हैं। तो एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। ऑफ कोर्स इट इज चैलेंजिंग किसी लव्ड वन को बताना कि आपके एक लव्ड वन की स्थिति बहुत गंभीर है। He or she might make it, might not make it also. It is a very difficult task to tell. पर हम एज डॉक्टर्स या हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स या दुनिया में जहां भी डॉक्टर्स हैं, द आइडिया इज आपको अंधेरे में नहीं रखना है। ओके जो है जैसा है वैसा बताना है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे पेशेंट हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी इस चीज को तो कंसिडर करना चाहिए कि अगर डॉक्टर कोई है तो ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस है और वो ऐसी कई सर्जरीज ऑलरेडी कर चुका है, तो उनको समझनी तो पड़ेगी डॉक्टर की बात। नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं, इसके पास ये डॉक्टर अच्छा नहीं है या वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो इस टाइप का डिलेमा क्रिएट करते हैं जैसे आसपास के लोगों से पूछ के। क्या लगता है सर कि ये कितना सही है? मतलब लोगों में जैसे एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है किसी भी डॉक्टर को लेके, हालांकि हर किसी ने एक रिगरस, जैसे आपने कहा, ट्रेनिंग की हुई है, काफी साल का एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद जाके वो किए। तो क्या पेशेंट को उस टाइम थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए पेशेंट के रिलेटिव्स को, और उसके साथ साथ किस टाइप के स्टेप्स मतलब उनको? ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, मॉरल साइंस में पेशेंस इज अ वर्च्यू। तो पेशेंस तो रखना मजबूरी भी है और अच्छी बात भी है। संयम बरतना, संयम रखना बचपन से सीखते आ रहे, सुनते आ रहे हैं। तो अगर आप पेशेंट नहीं है, पेशेंट मतलब संयम नहीं है, मतलब मरीज से मेरा मतलब नहीं है, अगर आप में पेशेंस नहीं है, देन थिंग्स गो हेवायर। यू हैव टू बी पेशेंट, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट।
ओके तो हमने एक चीज तो लेकिन यहाँ पे जाने की, जैसे हमारे अंदर रहता है कि डॉक्टर को भी प्रेशर होगा, बट यहाँ पे एक नहीं, आपने जैसे एक बात और बोली कि कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है। जो आप बात बोल रहे हैं ना अंकित, वो इट इज लाइक कि एक मैथ्स का टीचर बोले कि हिंदी का टीचर बहुत बेकार है। हाँ है ना। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को मापने के लिए कि वो अच्छा है कि नहीं है, कुछ नहीं तो मिनिमम आपके पास 5.5 साल MBBS प्लस 3 साल MBS ऑर्थोपेडिक्स की डिग्री होनी चाहिए। इट इज सच अ स्पेशलाइज्ड वर्ड कि किडनी का डॉक्टर अलग है, हड्डी का अलग है, लिवर का अलग है, हॉर्मोन्स के लिए अलग है, नेफ्रोलॉजी के लिए अलग, मतलब देयर आर सो मेनी स्पेशलिटीज। तो आप एज अ लेमैन, आप एक CA हैं और आप बोले कि मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन अच्छा नहीं हूं, तो इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मैं एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बोलूं कि आप एज अ CA बेकार है। ओके तो वो लिमिटेशंस हमको समझनी चाहिए। और पैनिक सिचुएशंस में एज वी सेड इन दी स्टार्टिंग फेज कि हमें पैनिक नहीं करना है। मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो आप बोल रहे हैं वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में रिएक्शनरी है कि कुछ बीमार हुआ, कुछ चोट लगा, अरे क्या हुआ क्या होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा फीस यही है कि उसका पेशेंट ठीक होकर जाए। अब वो चाहे सर्जन हो, चाहे वो मेडिकली मैनेज डॉग पेशेंट हो, एवरीबडी वांट्स कि उसका पेशेंट ठीक होके थैंक यू बोल के खुश होके जाए। नो डॉक्टर, एटलीस्ट इन माय नॉलेज, थिंक्स इल ऑफ द पेशेंट। एवरीबडी वांट्स कि उसका पेशेंट ठीक हो जाए। जो डॉक्टर को आप कहते हैं कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा नाम है, उनका नाम हुआ ही इसलिए है क्योंकि उनके हाथ से बहुत सारे लोग ठीक होके गए हैं। तो वो सबका गोल है। ओके, थैंक यू सो मच क्षितिज सर, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको दी है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये एक सीरीज है और हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और भी कई क्वेश्चंस इसमें लाएंगे। आपको लगता है कि आपको भी कोई ऐसा सवाल है हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट में बिल्कुल इसको दे सकते हैं ताकि वहां से भी हम कुछ क्वेश्चंस आपके पिक कर लें। और अगेन वी विल टॉक विद क्षितिज सर ताकि हम आपको काफी इन डेप्थ और इंसाइट्स दे सकें हॉस्पिटल सेक्टर की और उसके साथ इसके वर्किंग प्रोसीजर की। थैंक यू क्षितिज सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। रायपुर का हेल्थ कैपिटल हॉराइजन हॉस्पिटल।